सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बड़े अच्छे होंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हालांकि अब बांग्लादेश संकट के बारे में अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा और बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। आपको लगभग ये जानकारी हो गई होगी कि ये संकट क्या है, कैसे है, क्योंकि काफ़ी दिन से यही चल रहा है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि बांग्लादेश संकट का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से क्या है, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में। दूसरी बात करें तो लगभग अपन बात करें तो प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंदर दो लाइन होती है। एक तो भारत की विदेश नीति है, तो भी आपको इसको जानना जरूरी है। अगर भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध अगर टॉपिक है तो भी जानना जरूरी है। अगर समसामयिक प्रवृत्तियां हैं तो भी इसको अच्छे से जानना जरूरी है। हालांकि आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ चैनल पे यही चल रहा है, लेकिन अपन जो है अपन अपने परीक्षाओं के संदर्भ में इसकी बात करेंगे। अपन न्यूज़ चैनल की तरह न्यूज़ नहीं चलाएंगे। अपन सिर्फ उन मुद्दों की बात करेंगे कि कहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को समझना है, किस प्रकार से इस संकट के पश्चात भारत के संबंध प्रभावित हो रहे हैं। और अपन ये भी बात करेंगे इसमें कि शेख हसीना को भारत द्वारा शरण देना उचित है या अनुचित है, क्योंकि ये सवाल लगभग कई विद्यार्थियों द्वारा मेरे से ऑफलाइन क्लासेस में पूछा जाता है। तो मैंने उचित समझा कि इस पर अपन एक छोटा सा सेशन लें और सेशन के माध्यम से अच्छे से बता दें कि ये क्या घटनाक्रम है, बांग्लादेश के बनने की कहानी, भारत बांग्लादेश के क्या किस प्रकार के संबंध रहे, इस घटना से संबंध कैसे प्रभावित हो रहे हैं, इत्यादि सारी बातों को लेकर अपन इस छोटे से सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बांग्लादेश संकट को अपन जब पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी मैंने कहा कि परीक्षा के संदर्भ में इसको देखें, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव परीक्षा हो, तो आपको सबसे पहले तो मैंने कहा कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना आवश्यक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के पश्चात हम लोग बात करेंगे कि बांग्लादेश संकट और उसके क्या कारण रहे इस संकट के। हालांकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम बात करेंगे कि बांग्लादेश की बनने से कहानी से लेकर और अब तक क्या बांग्लादेश में इस प्रकार का संकट पहली बार आया। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश में, मैंने कहा कि हम इसमें ये बात करेंगे कि ऐतिहासिक पहले की पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि ये संकट, उसके कारण क्या रहे हैं मुख्य रूप से, और बांग्लादेश संकट भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत की विदेश नीति, बांग्लादेश और भारत के संबंध किस प्रकार से प्रभावित होंगे, दक्षिण एशिया के अंदर भारत की जो भूमिका है और भी कहीं से प्रभावित हो सकती है क्या, ये सारी अपन इसमें लास्ट में अंतिम कुछ पॉइंट में अपन बात करेंगे। भारत को आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए, अपन इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले तो आप लोगों को एक मैं मानचित्र पे ले जाता हूं और ऐतिहासिक कहानी कुछ बताता हूं। ये आपको जो मैप दिख रहा है, इसमें आप भारत का मानचित्र जो है इसकी तरफ आप देखेंगे। पश्चिम जो भारत है, ये अभी पश्चिम की ओर है वो पाकिस्तान है, और पूर्व की ओर आप देखेंगे ये देश जो है ये बांग्लादेश है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 1947 से पहले जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है माउंटबेटन योजना के तहत, उससे पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही देश थे। मतलब अपन इसी को कहें, इसी को कहें, इसी को कहें, ये पूरे देश एक थे, भारत। इसके बाद में क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत पाकिस्तान का विभाजन ऐसे हुआ कि पश्चिम के जो इलाके थे उसको पाकिस्तान बना दिया गया, लेकिन इस बंगाल को, मैंने कहा कि इस बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को पाकिस्तान के अंदर दे दिया गया। तो अब आप समझिए कि अगर 1971 से पहले की अपन बात करें, ये अपन बात कर रहे हैं 1947 से लेकर 1971 तक स्थिति जो थी उसकी, कि इस बीच में मैंने कहा कि इस अवधि के बीच की अगर अपन बात करें तो 1900 ये घटनाक्रम 47 से लेकर 71 तक पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा हुआ था। इसको कहते थे पश्चिम पाकिस्तान, और इसको बांग्लादेश जो था वो था पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश नाम के का उदय ही बांग्लादेश का
विश्व पटल पर बांग्लादेश 1971 में आया, उससे पहले ये पाकिस्तान के दो हिस्से हुआ करते थे, ये पश्चिम पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। मतलब भारत के इस तरफ भी पाकिस्तान, भारत के इस तरफ भी पाकिस्तान, पूर्व में भी पाकिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान। अब भारत के लिए बड़ी दुविधाजनक स्थिति थी कि अभी तो अपन देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरफ है, तो आतंकवाद वगैरह, घुसपैठिए वगैरह जो है एक तरफ से आ रहे हैं, और 1971 तक मैंने कहा कि दोनों तरफ से आते थे, इस तरफ से भी आतंकवाद आए और इस तरफ से आए। और कई बार ऐसे हो कि पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान वाले जो उड़ के जो है भारत के ऊपर से चले जाए, या इधर से जाते जाते यहाँ टकरा के पास में जाए, कभी बीच में जाए। अगर कोई रोके तो कहे नहीं हम तो हमारे उस देश जा रहे हैं, कोई कहीं ननियाल जा रहे हैं, कोई दादा ने जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं। तो समस्या तो थी कि दोनों तरफ से, इस तरफ से भी समस्या, इस तरफ भी समस्या। इसी से निजात पाने के लिए हालांकि ये समस्या 1947 से हमारे लिए बहुत चल रही थी, शरणार्थियों की कहें, आतंकवादियों की कहें, कबायलियों की कहें, घुसपैठियों की बात करें, ऑल ओवर सब समस्याएं थी। लेकिन 1971 तक आते आते हालांकि अपन बात कर रहे हैं कि ये पूर्वी जो पाकिस्तान है ये स्वायत्तता की मांग पहले से कर रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में एक पार्टी थी, पूर्वी पाकिस्तान में एक पार्टी जिसका नाम था अवामी लीग। अब इस अवामी लीग जो है इसकी स्थापना 1949 में ही हो गई थी और शेख मुजीबुर रहमान द्वारा की गई। इसकी अपन बात करेंगे शेख मुजीबुर रहमान। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति की तस्वीरों को तोड़ा जा रहा है, उसमें साथ में बांग्लादेश के लोगों द्वारा वीडियो बनाई जा रही है, उस तस्वीर को गिराया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है। वो वही व्यक्ति है शेख मुजीबुर रहमान, जिसने 1949 से लेकर ये मांग शुरू कर दी थी कि पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्तता दी जाए पश्चिमी पाकिस्तान से। और ये स्वायत्तता की मांग तब से चल रही थी कि एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, एक तरफ पश्चिम पाकिस्तान, आप दोनों के बीच में टकराव था। टकराव इसी बात को लेके था कि सरकार में अगर बात करें तो डोमिनेंट थे पश्चिम पाकिस्तान वाले, जो वर्तमान का पाकिस्तान है। पूर्वी पाकिस्तान के पास में बहुत कम अधिकार थे, यहाँ के नेताओं के पास में भी इतना पावरफुल नहीं थे, क्योंकि राजधानी भी इस तरफ थी, सारी राजनीति भी इधर थी, तो पावर सेंट्रलाइजेशन थी पाकिस्तान की तरफ। लेकिन अवामी लीग 1949 से मांग कर रही थी कि 1966 में इनका 6 सूत्रीय कार्यक्रम भी आता है। शेख मुजीबुर रहमान लगातार एक ही मांग कर रहे थे कि हमें अलग से स्वायत्तता दी जाए। लेकिन अब बात कर रहे हैं अपन कि 1971 के आसपास ये घटनाक्रम थोड़ा तेजी से बढ़ गया। इनकी एक सेना थी मुक्ति वाहिनी करके, अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की एक सेना जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। अब अपन बात कर रहे हैं कि ऐतिहासिक घटनाक्रम में चलते हैं, मैप आपने अच्छे से समझ लिया। ये बात अपन शुरू करते हैं 1971 से, ऐतिहासिक घटनाक्रम। मैंने कहा कि 1971 में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य एक विवाद होता है, पूर्वी व पश्चिम पाकिस्तान के बीच में टकराव हुआ, पाकिस्तान में टकराव। हालांकि इस टकराव का कारण यह था कि 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए 1970 में, और इस आम चुनाव में अपन पूर्वी पाकिस्तान की अभी बात कर रहे थे कि पूर्वी पाकिस्तान वाली जो एक पार्टी थी अवामी लीग, उसने बहुमत हासिल किया। लेकिन बहुमत हासिल करने के पश्चात भी पाकिस्तान में उनको सरकार नहीं बनाने दी। अवामी लीग को मैंने कहा कि सरकार नहीं बनाने दी, इसका कारण ये माना गया कि चुनाव जो हैं वो सही से नहीं संपन्न हुए, और इस चुनाव को ही मैंने कहा कि अवैध घोषित कर दिया गया। सरकार नहीं बनने दी मुजीबुर रहमान की। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्थिति ऐसी थी कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो राजनेता जैसे चाहते थे वैसे देश को चला रहे थे। अवामी लीग बहुमत हासिल करने के पश्चात भी सरकार पाकिस्तान में नहीं बना पाई, तब ये टकराव बहुत ज्यादा हो गया इनके बीच में। अब मुक्ति वाहिनी, अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान स्पष्ट मांग करने लगे कि हम अलग से पाकिस्तान, अलग से बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, हमें स्वायत्तता ही नहीं चाहिए, केवल हम अलग देश ही बनाना चाहते हैं। अब स्वायत्तता से मामला बढ़कर अलग देश बनाने की बात हो गई। और इसी समय अगर अपन बात करें कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री 1970 के समय से लेकर
प्रधानमंत्री भारत में इंदिरा गांधी थी। तो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है, अपन बात करें थोड़ा यथार्थवादी प्रधानमंत्रियों में आती है। उनकी विदेश नीति थोड़ी यथार्थवादी ही थी। हालांकि इंदिरा गांधी के लिए भी दोहरा संकट ये था ही कि एक तरफ पश्चिम पाकिस्तान, दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान, दोनों के विरुद्ध मैंने कहा कि सुरक्षा में, रक्षा में प्रयास करने पड़ते थे। तो 1970 के लगभग जब मुजीबुर रहमान ने अलग देश बनाने की मांग की और दोनों देशों पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान में टकराव हुआ, तो इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया कि शेख मुजीबुर रहमान से ये कहा कि आप लोग संघर्ष करो और आप विरोध प्रदर्शन करें, हम आपकी इस मुहिम में साथ देंगे। ऐसी बात हो गई। और 1971 में आते आते मैंने कहा कि ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान का टकराव ये भारत पाकिस्तान युद्ध में तब्दील हो गया। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और इस बीच में पूर्वी पाकिस्तान जो है वो अलग देश की मांग कर रहा था। और इसी के कारण मैंने कहा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। अब इस युद्ध में उस समय की अगर वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो विश्व में उस समय शीत युद्ध चल रहा था। और शीत युद्ध के घटनाक्रम में विश्व में दो प्रमुख विचारधाराओं को लेकर दो महाशक्तियां विश्व का नेतृत्व कर रही थी। एक तरफ अमेरिका थी और जिसको यूएसए कहते हैं, और दूसरी तरफ यूएसएसआर जिसको सोवियत संघ भी कहते हैं। अब पाकिस्तान पहले से अमेरिका के खेमे में ही शामिल था। तो युद्ध के समय मैंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं और अमेरिका से ये बात कहते हैं कि हमारा और भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। ये बात 1971 की है। और पाकिस्तान ने ऐसा ही कहा कि ये युद्ध जो है हमारा एक हिस्सा है, पूर्वी पाकिस्तान, उसको लेकर ये कर रहे हैं। और हालांकि पाकिस्तान ने ये दलील दी कि भारत की ही गलती है, भारत हमारे हिस्से को, हमारी स्वायत्ता को, हमारी अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान ने मदद मांगी अमेरिका से, यूएसए से। अमेरिका के राष्ट्रपति से ये कहा कि हमें सहायता दे, हम आपके खेमे से जुड़े हुए हैं, कई सालों से हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं और अब आप हमारा साथ दें। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे निक्सन, और निक्सन ने ये बात कह भी दी। निक्सन ने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहा कि आप जाइए, युद्ध कीजिए और हम लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान का अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने सेना भी भेज दी। एक अपनी सेना का 7वीं जहाजी बेड़ा भेजा गया। अब भारत के लिए बड़ी, इंदिरा गांधी के लिए बेचैनी वाली बात हो गई कि युद्ध तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का था, लेकिन थोड़े अपनी यथार्थवादी, अपनी विदेश नीति, अपने थोड़े कुछ कारणों से हमने तो ठीक है ये युद्ध मोड़ा था ताकि बांग्लादेश अलग से देश बन जाए, आदि समस्याएं हमारी खत्म हो जाए। लेकिन अब अमेरिका बीच में आ गया पाकिस्तान के सपोर्ट में, तो भारत के लिए थोड़ी टेंशन बढ़ गई। तब इंदिरा गांधी ने हमने क्या किया कि यूएसए के सामने एक और महाशक्ति उस समय शीत युद्ध में थी, यूएसएसआर, जिसको हम कहते हैं सोवियत संघ। ये बात 1971 की हम लोग कर रहे हैं। और 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा एक रक्षा संधि की जाती है। जब इंदिरा गांधी को ये पता चला, भारत की प्रधानमंत्री उस समय, कि पाकिस्तान अमेरिका से सपोर्ट ले रहा है, अमेरिका ने सेना वहां से रवाना भी कर दी है भारत के खिलाफ, और भारत का पाकिस्तान से हारना एक बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा और ये इंदिरा गांधी की प्रतिष्ठा पे भी बहुत बड़ा दांव लग जाएगा। तो इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ वालों से संपर्क किया, सोवियत संघ की यात्रा करके यूएसएसआर से कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी स्थिति में क्या हमारे साथ में आप रक्षा संधि कर सकते हैं। और यूएसएसआर तो वैसे सोवियत संघ भारत को उस समय भी बहुत सहयोग कर ही रहा था, उससे पहले भी। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मोदी जी का एक स्टेटमेंट था कि हमारा कोई परंपरागत अगर मित्र है, हमारा बहुत पुराना कोई मित्र है, तो वो सोवियत संघ था, जिसका उत्तराधिकारी वर्तमान में रूस है। तो 1971 में 20 वर्षीय संधि की गई, याद रखना इस बात को। भारत और सोवियत संघ के बीच में 20 वर्षीय रक्षा संधि हुई और इसी के तहत ये कहा गया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो सोवियत संघ ने कहा कि हम भारत की तरफ से युद्ध करेंगे, चाहे यूएसए की सेना के खिलाफ लड़ना पड़े, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना पड़े। जब ये बात निक्सन को पता चली कि अगर हमारी सेना वहां लड़ेगी तो सोवियत संघ की सेना बिल्कुल वहां लड़ेगी। और मैं कह रहा हूं कि जब आप मैप देखेंगे तो यूएसएसआर, सोवियत संघ तो हमारे पास में ही होता है, लेकिन अमेरिका तो 7 समुद्र पार है।
तो निक्सन ने सोचा कि हमारी सेना आधी दूधी यहां से पहुंच पाएगी, पूरी सेना भी नहीं जा पाएगी, लेकिन सोवियत संघ की सेना तो हाथों हाथ वहां पहुंच जाएगी, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अमेरिका ने एंड टाइम पे मना कर दिया है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहा कि हम सेना में इस मामले में आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने थोड़ा कहा ही होगा कि हमने तो हमारी सेना जो थी वो सारी भारत में डाल दी और वो एक एक को उन्होंने पकड़ लिए, हमने तो आपके भरोसे, आपके विश्वास के कारण कि अमेरिका का सपोर्ट हमें मिल जाएगा और युद्ध तो वैसे ही जीत रहे हैं, तो हमारी सेना को पहले ही भेज देते हैं। अब हमारी तो सेना, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, सारे सैनिकों को पकड़ लिया भारत वालों ने, और अब आप कह रहे हो सहायता नहीं देंगे। तो कुछ ही दिनों में, मात्र 13 से 14 दिन का युद्ध चला बस, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान का इतना ही कैपेसिटी थी और बुरे तरीके से युद्ध हार गया। और 1971 का, मैंने कहा कि भारत पाक युद्ध जैसे ही समाप्त होता है तो इसी के साथ एक नए देश का उदय होता है, वो है बांग्लादेश। अब नए देश का उदय हुआ बांग्लादेश। 1971 में बांग्लादेश का जन्म होता है। अपन बांग्लादेश संकट को पढ़ने से पहले उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे। बांग्लादेश का जन्म हुआ 1972 के युद्ध में। हालांकि इसके बाद 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में शिमला समझौता भी होता है। शिमला समझौता, इंदिरा गांधी इसमें भाग लेती है और जुल्फिकार अली भुट्टो भाग लेते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो अपन बात कर रहे थे कि 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसी के साथ शेख मुजीबुर रहमान जो हैं, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। अब शेख मुजीबुर रहमान, जिसको बंग बंधु कहते हैं, और इन्हें राष्ट्रपिता घोषित किया गया। हालांकि 1972 में जो है इन्होंने अपने को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और उसके बाद में चुनाव होते हैं। 1975 में ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान, मैंने कहा कि 1972 में बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने और 1975 में 5 वर्ष के लिए इन्होंने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित किया। ये राष्ट्रपिता जो कहे जाते हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना अभी है उसके पिता की बात कर रहे हैं अपन। 1975 में इसके बाद में एक घटना होती है 15 अगस्त 1975 को, जब देश भारत के अंदर उस दिन को सुबह के समय की बात है, स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। 1975 की एक घटना है बांग्लादेश की, आपको बताता हूँ। 15 अगस्त 1975 को एक घटना होती है जिसके तहत सेना के ही अधिकारी, हालांकि अब जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया, इसी के साथ सेना के 2 टुकड़े हो गए, सेना के 2 हिस्से हो गए। एक तो शेख मुजीबुर रहमान को सपोर्ट करने वाला, दूसरा जो उसका विरोध करने वाला। 15 अगस्त 1975 की सुबह की बात है कि सेना के कुछ अधिकारी हथियार लेकर राष्ट्रपति भवन के अंदर गए और शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पूरी फैमिली उस भवन के अंदर थी और उन्होंने जाके अंधाधुंध वहां पे फायरिंग चालू कर दी और शेख मुजीबुर रहमान का सारा परिवार जो है उस गोलीबारी में मारा गया। हालांकि कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान ने सेना प्रमुख को कॉल भी किया, बताया कि सेना के जवान यहाँ, सेना के अधिकारी आए हैं, गोलीबारी कर रहे हैं, लेकिन सेना प्रमुख ने कोई इतना रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप देखिए खुद बाहर जाके क्या स्थिति है। जैसे ही वो बाहर गए, उन्होंने अधिकारियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। शेख मुजीबुर रहमान भी वहीं मारे गए और साथ में उनकी फैमिली के 18 से 20 लोग वहां मारे गए। अब उस समय उस फैमिली, पूरी शेख मुजीबुर रहमान की अगर बात करें कि पूरी फैमिली के अंदर 2 सदस्य जो हैं वो उस दिन बाहर थे। उसमें से एक उनकी बेटी थी शेख हसीना, जिसको लेकर अपन अभी बात कर रहे हैं, और एक थी शेख रेहाना। दोनों बहनें अभी भारत के अंदर जो शरणार्थी के रूप में शरण ली हुई है। ये उस दिन इसलिए बच गई कि ये दोनों उस दिन जर्मनी के अंदर थी, जर्मनी में होने के कारण ही बच गई। हालांकि उसके बाद में तख्ता पलट हो गया, वहां पर बांग्लादेश में सैन्य शासन स्थापित हो जाता है। 1975 में जियाउर रहमान करके वहां के राष्ट्रपति स्वयं को घोषित करते हैं। हालांकि इसके बाद में बांग्लादेश में सैनिक तख्ता पलट चलता रहा
कभी उसके बाद में अब्दुल सत्तार बनते हैं, कभी जनरल एरशाद वापस राष्ट्रपति बनते हैं। इस प्रकार से मैंने कहा कि राजनीतिक घटनाक्रम चलता रहता है। कभी संवैधानिक सरकार बनी तो कभी सैनिक शासन फिर स्थापित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद में अपन तो बात कर रहे हैं कि शेख हसीना और शेख रेहाना जो है ये उस समय जर्मनी में थे, लेकिन इन्होंने शेख हसीना ने भारत में शरण लेने के लिए इंदिरा गांधी से फोन पर बात की, एक शेख हसीना और दूसरा शेख रेहाना। अब इनको उस समय भी शरण देने की बात है कि जर्मनी में तो कुछ समय के लिए ये रुके। उसके बाद में 1975 में भारत की उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी द्वारा दोनों को शरण दी गई। इंदिरा गांधी द्वारा शरण दी गई। तो भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी। ये वो दौर है जब भारत के अंदर आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा हुआ था। हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि आपातकाल के दौरान ही मैंने कहा कि इन दोनों को शरण दी गई। कुछ समय ये यहाँ पे रही। उसके बाद में 1981 के अंत में शेख हसीना और शेख रेहाना 1981 में कहा जाते हैं बांग्लादेश गई पहली बार। और इसके बाद में इन्होंने अवामी लीग की जो अवामी लीग पार्टी है उस पार्टी का वापस नेतृत्व किया और सक्रिय रूप से बांग्लादेश में चुनाव करवाने की बात को लेकर इनका चलता रहा। 1996 की अगर अपन बात करें तो पहली बार प्रधानमंत्री बनती है शेख हसीना 1996 से 2001। अपन बात करें कि शेख हसीना की अपन अगर बात करें तो शेख हसीना 1996 से 2001 तक पहली बार प्रधानमंत्री रही। अब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो इसने उन सैन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की, उसके परिवार की, इनके परिवार की जिन्होंने हत्या की थी, उन 15 अधिकारियों को मौत की सजा दी गई, फांसी की सजा दी गई। सैन्य अधिकारी जो थे उनको फांसी की सजा दी गई। तो अपन बात कर रहे हैं कि और भी इनके ऊपर मुकदमा लगाया गया, जो भी और जितने भी दूसरे भी सैनिक लोग थे उन पर भी मुकदमा लगा। लेकिन उसके बाद में फिर सरकार बदल गई। वहां पर खालिदा जिया करके कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री रहती है। उसके बाद में वापिस अगर अपन बात करें कि शेख हसीना 2009 से कंटिन्यू प्रधानमंत्री बनती है। अब शेख हसीना की अगर अपन बात करें तो इनका जिस पार्टी के से संबंध है वो है अवामी लीग। और दूसरी मैंने कहा कि इसकी विरोधी पार्टी जो वहां पर है, विरोधी पार्टी बीएनपी करके, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी, दो पार्टियां वहां काम करती हैं। उसके बाद में मैंने कहा कि इसके बाद में दूसरा इनका जो टर्नओवर होता है, टर्म ओवर है 2009 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री रही। अभी अपन कह सकते हैं कि 15 साल से कंटिन्यू प्रधानमंत्री के रूप में। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें भी अवामी लीग पार्टी विजय बनी। तो बांग्लादेश के अंदर अपन आर्थिक सुधारों की बात करें, बांग्लादेश को एक व्यवस्थित रूप से संविधान में कन्वर्ट करना हो, बांग्लादेश में संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना करना हो, ये सारा काम शेख हसीना के ही कार्यकाल में हुआ। लेकिन अपन संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें कि वेस्टमिंस्टर पद्धति को लागू करने की बात शेख हसीना द्वारा की गई। इस बीच अपन बात करते हैं कि शेख हसीना को मैंने कहा कि भारत के द्वारा शरण दी गई, तो भारत के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे थे। भारत के साथ में हमेशा शेख हसीना के कारण ही बांग्लादेश के और भारत के संबंध बहुत मधुर रहे। अगर दक्षिण एशियाई देशों की अपन अगर बात करें तो भारत का सबसे विश्वसनीय अगर कोई मित्र रहा है तो वो बांग्लादेश रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के जन्म, बांग्लादेश के उदय में हमारा भूमिका थी। उसके बाद में शेख हसीना को उस समय भी शरण दी गई और वर्तमान में मैंने कहा कि शेख हसीना और भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन वहां पे कुछ विरोधी पार्टियां और विरोधी कुछ ऐसे नेताओं ने ये माहौल बना दिया कि भारत का बांग्लादेश में हस्तक्षेप ज्यादा है और कुछ समय से गो आउट इंडिया करके वहां नारे लगाए गए, गो आउट इंडिया, कि भारत को बाहर निकालें, भारत का हस्तक्षेप जो है, भारत के हस्तक्षेप को बंद करें, भारत को बाहर निकालो, ऐसे नारे वहां पे दिए गए कुछ समय से। तो अपन बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश भारत में चाहे सत्ता यूपीए की रही हो, कांग्रेस पार्टी की रही हो, चाहे एनडीए की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, लेकिन भारत और बांग्लादेश की मित्रता तभी रही अच्छी
जब हमेशा से किसकी सरकार रही, शेख हसीना अवामी लीग की रही। जैसे ही खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनती हैं, बीएनपी पार्टी की सत्ता आती है, उस समय भारत और बांग्लादेश के संबंध आपस में मैंने कहा कि टकराव रहता है, मतभेद रहते हैं। लेकिन अवामी लीग पार्टी शेख हसीना के कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा मधुर रहे। तो अपन ये तो बात कर रहे थे, अपन बात चलते हैं कि घटनाक्रम ये सब इसका कारण क्या था, ये घटनाएं क्यों घटित हो गई यहाँ पे। हालांकि आपने बहुत से कारणों को तो पाया ही होगा। मैं कहता हूं कि इस संकट का सबसे मुख्य जो कारण है वो ये है कि अभी कुछ समय में पहले शेख हसीना ने क्या किया कि बांग्लादेश के अंदर आरक्षण में कोटा सिस्टम चालू किया। आरक्षण में कोटा सिस्टम का मतलब ये हुआ कि उन लोगों को कोटा सिस्टम दिया गया, 30% आरक्षण दिया गया जो 1971 के युद्ध में शहीद हुए। 1971 के युद्ध में जो भी लोग शहीद हुए उनके रिश्तेदारों को, अब शहीद परिवार में कुछ है नहीं है, लेकिन उस शहीदों के रिश्तेदारों को 30% आरक्षण दिया गया। 30% आरक्षण। रिश्तेदार का ये माना गया कि शहीद होने वाले की 3 पीढ़ी से अगर कोई आसपास है तो उसको भी रिजर्वेशन देंगे। अब वहां के लोकल जो दूसरे छात्र यूनियन थे उन्होंने इसका विरोध किया कि इस प्रकार से 30% सीटें सिक्योर करेंगे तो बेरोजगारी दूसरे लोगों के लिए बढ़ जाएगी। यहीं से मैंने कहा कि ये इसका विरोध शुरू होता है। हालांकि एक छात्र आंदोलन था, आरंभ में इसको शेख हसीना द्वारा ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। हालांकि शेख हसीना के जो सैन्य अधिकारी थे उन्होंने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया गया, कहा कि ठीक है छोटा मोटा है। लेकिन ये जैसे जैसे उग्रता का रूप लेता गया, इसी के साथ में वहां की बेरोजगारी, दूसरा अगर अपन बात करें वहां पर महंगाई बढ़ गई, ऐसे कुछ ऐसे मुद्दे हुए। और इन्होंने, मैंने कहा कि वहां पे विरोधी जो लोग थे शेख हसीना के, उन्होंने ये बात कही कि भारत का हस्तक्षेप ज्यादा है यहाँ पे और भारत के हस्तक्षेप को कम किया जाए। अभी पिछले चुनाव में आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि कई पार्टियों ने, कई लोगों ने भारत के हस्तक्षेप को कारण बताकर चुनाव में भाग नहीं लिया। कई पार्टियों ने भी मतदान नहीं किया, कई लोगों ने भी मतदान नहीं किया, इसलिए शेख हसीना और शेख हसीना की पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी। लेकिन ये विरोध होते होते विरोध एक दिन बहुत ज्यादा हो गया। इस बीच शेख हसीना द्वारा, सरकार द्वारा इंटरनेट को बंद किया गया, फिर इंटरनेट को वापस बहाल किया गया। लेकिन ये विरोध बढ़ता ही गया। और अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक दिन हुआ कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और भारत के अंदर शरण ली। हालांकि भारत में शरण क्यों ली ये बात आप समझ गए होंगे, और भारत द्वारा क्यों शरण दी गई ये भी आप लोग समझ गए होंगे। मैंने कहा कि देखो, विदेश नीति का एक यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य से ये बात कहता है कि अगर कोई भी किसी देश के साथ में आपकी मित्रता बहुत ज्यादा अगर किसी विशेष राष्ट्राध्यक्ष के कारण है, तो उस राष्ट्राध्यक्ष को के संकट के समय में सहयोग देना हमारा भी कर्तव्य बनता है। नहीं तो क्या है, दूसरे देशों में यही कल को मतलब जाता है, यही बात जाती है कि संकट के समय भारत जो है अपने विशेष स्वार्थ आधारित हितों को ध्यान में रखता है। आपको पता होगा कि मालदीव में भी हमने इसी प्रकार का हस्तक्षेप किया। श्रीलंका में जब समस्या हुई, हालांकि हमने शांति सेना भेजी, हालांकि उस शांति सेना का श्रीलंका सरकार के द्वारा मिसयूज भी किया गया, उसी कारण राजीव गांधी की हत्या भी हो गई। हालांकि वो अपन सारी बातें कभी फिर अगले सेशन में करेंगे। लेकिन अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऐसे समय में मैंने कहा कि राष्ट्राध्यक्ष के कारण किसी देश के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो उसको शरण देना उस देश का कर्तव्य है। और ये यथार्थवादी जो पॉलिसी है, विदेश नीति का एक परिप्रेक्ष्य है, वो ये बात कहता है, उसी कारण हमने उसको दी। मैंने कहा कि बांग्लादेश अगर दक्षिण एशिया में हमारा सबसे विश्वसनीय अगर मित्र है तो उसका सबसे मुख्य जो कारण है वो है शेख हसीना। तो इस संदर्भ में अपन बात करें कि देना ठीक था। लेकिन अब अपन अगर बात करें कि शेख हसीना को हमने शरण तो दे दी है, अब या तो शेख हसीना भारत के अंदर रहेगी या दूसरे देश में जाके स्थायी तौर पे शरण लेगी। अब बांग्लादेश की अगर बात करें, बांग्लादेश में जैसा सेना प्रमुख ने कहा कि हम अंतरिम सरकार बना रहे हैं, और उन्होंने वहां पे अंतरिम सरकार बना दी। और अंतरिम सरकार में उन्होंने अपना जो राष्ट्राध्यक्ष बनाया वो बनाया मोहम्मद यूनुस को। तो
अपन बात कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, मैंने कहा मोहम्मद यूनुस। अब भारत के लिए समस्या ये होगी कि भारत को अब अगर विदेश नीति की अगर अपन बात करें तो भारत को बांग्लादेश सरकार के साथ में स्थायी मित्रता तो रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के कारण फिर अपन उस देश से संबंध ही बिगाड़ दें। तो अब ऐसे समय में हमारे लिए दुविधा ये हो जाती है कि किस प्रकार से शेख हसीना को भी हम शरण दें, उसको भी सुरक्षित पहुंचाए कहीं। अब समस्या ये हो जाएगी कि बांग्लादेश के लिए तो आज शेख हसीना ही का उसका सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आपने कल परसों 2-4 दिनों में आपने न्यूज में देखा होगा कि शेख मुजीबुर रहमान जो राष्ट्रपिता है बांग्लादेश की, उसकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उसके मैंने कहा कि घर को, उसके मतलब मूर्तियों को जलाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज के समय में बांग्लादेश की उन विरोधियों के लिए, उस सरकार के लिए अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो है शेख हसीना। अब उसको अगर शरण देंगे तो सीधी सी बात है कि उस सरकार का और हमारा मतभेद होगा, हमारा टकराव होगा। और दक्षिण एशिया में मैंने कहा कि एक अच्छे विश्वसनीय मित्र को खोना, इस प्रकार से देश की विदेश नीति के अगर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार को मैंने कहा कि शेख हसीना को शरण देकर उसको सुरक्षित भी पहुंचाना जरूरी है, लेकिन उसके बाद में जो वहां सरकार बन रही है अंतरिम सरकार, उसके बाद जो स्थायी सरकार बनेगी उसके साथ भी हमारे को वापस संबंध बढ़ाने जरूरी होंगे। अन्यथा हमारे लिए दुविधा ऐसे बन जाएगी कि पाकिस्तान के साथ में हमारे संबंध ठीक से नहीं है। अफगानिस्तान में भी इसी प्रकार की सरकार जो गठित हुई है, जिसको मैंने कहा कि हम मान्यता सही तरीके से देकर हम संबंध मधुर नहीं बना पा रहे हैं। और ऐसे समय में तीसरा देश हमारा पड़ोसी बांग्लादेश होगा। तो पड़ोसी देशों के साथ में अगर मधुर संबंध नहीं रहते हैं तो हमारे लिए चारों तरफ संकट पैदा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में संतुलन बनाने के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इनको शरण दें, और ये हमारा कर्तव्य, ये यथार्थवाद राजनीति विदेश नीति का एक भाग हो गया। लेकिन अब विदेश नीति के बतौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार बांग्लादेश में बन रही है उस सरकार के साथ में भी हमारा मधुर संबंध होना जरूरी है, क्योंकि दो देशों के बीच में संबंध सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेकर ही नहीं होते हैं, उसके आर्थिक हित होते हैं, सांस्कृतिक हित होते हैं। कई हिंदू लोग जो हैं, हिंदू बहुसंख्यक लोग वहां भी रहते हैं, मैंने कहा कि यहाँ कम्युनिटी से उनका संबंध है। तो सांस्कृतिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, विदेश नीति से संबंधित कई प्रकार के हित आपस में देशों के जुड़े हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें हमारी विदेश नीति मेरे हिसाब से इस प्रकार से होनी चाहिए कि हमें इनको सुरक्षित पहुंचाने के साथ साथ बांग्लादेश में बनने वाली सरकार से वार्तालाप करके और वहां शांति बहाली में भी हमारी भूमिका होनी चाहिए, और दूसरा उनके साथ में संबंध भी हम वापस थोड़े ठीक करने चाहिए। फिर धीरे धीरे समय के साथ में सारा व्यवस्थित रूप से हो जाता है। तो अपन लोग बात कर रहे थे बांग्लादेश के इस संकट पर। हालांकि बांग्लादेश का संकट अपन ने उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसलिए ज्यादा लिया है कि हम अगर बात करें कंपटीशन एग्जाम के संदर्भ में तो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात हो गई, उसके बाद में बात हो गई कि इस संकट का मुख्य क्या कारण था, और बांग्लादेश संकट के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इस प्रकार के आगामी कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, विशेष कोई साक्षात्कार वगैरह जो असिस्टेंट प्रोफेसर के दे रहे हैं उनसे भी इस संबंध में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग पूरी इस संकट के बारे में बात कर रहे थे, और आप लोग भी कुछ विशेष तथ्यों को बहुत अच्छे से देखें, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझे कि इस प्रकार का ये संकट यहाँ पर पहली बार नहीं है। लेकिन भारत के संबंधों की अगर मधुरता की बात करें तो भारत के संबंध बांग्लादेश से इससे प्रभावित हुए हैं। किस प्रकार से भारत बांग्लादेश से वापस संबंध अपने मधुर करें, इसको लेकर हम लोग छोटे से सेशन में बात कर रहे थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। बाकी आप लोग मस्त रहें, पढ़ते रहें। भारतीयों का दौर अभी शुरू होने वाला है राजस्थान में। ऐसे समय में मैं हमेशा मेरे विद्यार्थियों से कहता हूं कि अभी आपके शांति काल का जो समय है उसका बड़ा सदुपयोग करें, और तैयारियां जो भी की जाती हैं, चाहे युद्धों की हो चाहे परीक्षाओं की हो, वो शांति काल में ही होती हैं। युद्ध काल में तो आप लोग देख रहे हैं कि युद्ध काल में अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है वही फिर हमारे साथ द्वंद्व होगा कि हमारा युद्ध, हालांकि युद्ध का मतलब वो नहीं है, हमारा युद्ध होगा कमीशन से। परीक्षा जो भर्ती परीक्षा की तारीख होगी उस तारीख से और हमारा आपस में होगा। हम हमारे हथियार जो पुस्तकें वगैरह लेकर फिर इधर उधर भागेंगे। इससे अच्छा है कि अभी शांति काल में बहुत अच्छा अभ्यास कर लें और परीक्षा के दिनों में बस
शांति से बढ़िया अभ्यास करना, क्योंकि उस समय ज़्यादा आपके ऊपर तनाव नहीं रहेगा उस समय, और ये बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो हम हमारे से संघर्ष, हमारे से तनाव करते रहते हैं, क्योंकि परीक्षा को लेकर व्यवस्थित रूप से रणनीति के साथ हम मैदान में नहीं उतर पाते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।